नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का पर्यावरण की 17वीं क्लास में लगातार स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका उद्देश्य, मैंने हमेशा कहा है, आपका उद्देश्य केवल बीएड और डीएलएड करके उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखना नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य है कि अपने जीवन में अगर आप शिक्षक बनने का इरादा लिए हैं, उस शिक्षक बनने के सपने को साकार करें और निशांत ज्ञान का जो सहयोग आपके लिए हो सकता है, हम अनवरत रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोग देखिएगा, वर्तमान के समय में यह जो इन्वायरमेंट की क्लास हमारी तरफ से चलाई जा रही है, यह क्लास आप सभी लोग अवगत होंगे। बाद में जब आप लोग इस क्लास को ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से यह क्लास तो यूट्यूब पर मिलेगी, लेकिन वर्तमान के समय में जो बच्चा इसका नोट्स बना रहा है वो हमें लगता है कि बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है आगामी समय के लिए। आज के टाइम में कोई भी यूपी टेट का नहीं पढ़ा रहा है, मुझे भी पता है। अगर मैं यूपी डीएलएड या बीएड पर सिलेबस पर वीडियो बनाता तो वो वीडियो ज़्यादा चलती। अगर मुझे व्यूज लाने की चिंता होती ना तो मैं उसी पर काम करता, और मुझे यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है, क्योंकि 700 के आसपास वीडियो देते हुए मुझे पता है, हो गया है कि किस तरीके से यूट्यूब पर व्यूज लाया जाता है। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए इस तरीके का काम करता हूं कि व्यूज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं सफल हों, यही हमारी कामना है। आइए चलिए बात करते हैं मित्रों, आज की इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम आपके बात करेंगे प्रमुख जो पर्यावरणीय संस्थाएं हैं जो कि पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे बात करें तो पर्यावरण में बहुत सारी संस्थाएं आ जाती हैं, लेकिन वो संस्थाएं आपको ध्यान रखना है जो संस्थाएं आपकी परीक्षा में आती हैं। और कुछ पर्यावरण के सम्मेलन है जिसे एक नज़र में मैं आपको याद करवाऊंगा। ये सम्मेलन मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इसी सम्मेलन में कुछ सम्मेलन मैं आपको आज दोहराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा यही कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और उम्मीद करता हूं आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। हर एक शख्स से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे एक ही आग्रह मेरा है कि आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह आपका परिवार है और इसे आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप ही का है। क्योंकि आपने ठाना है कुछ अलग बनाना है निशांत ज्ञान को, तो यह आप ही कर सकते हैं, केवल मैं एक माध्यम हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले एक कानून की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कानून है जंगल अधिकार कानून। मित्रों, इसे हम जंगल अधिकार कानून भी कहते हैं, भारत वन अधिनियम भी बोलते हैं इसे, भारत वन अधिनियम। ध्यान रखिएगा, इसे हम भारतीय वन कानून भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम भारतीय जंगल कानून भी बोलते हैं। जो भी आप बोलिए, वन का मतलब होता है जंगल। मित्रों, यह कब आया था? 2007 में आया था, लेकिन 2007 में इस कानून को लागू कर दिया गया था। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था, अर्थात संसद की पटल पर कब आया था, तो 2006 में यह आया था। कब आया था? 2006 में, लेकिन यह 2007 में पारित कर दिया गया था और लागू कर दिया गया था, इस वजह से हमने 2007 लिखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, इसका मतलब क्या था? यह कानून लाने का मतलब केवल और केवल यही था कि जंगल के आसपास 25 वर्षों तक रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका जंगल के प्रोडक्ट पर अधिकार होता है। ठीक है, अगर आप जंगल के आसपास 25 वर्षों से रह रहे हैं और आपको जो है जंगल में कोई भी प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, उत्पाद निकलते हैं, उस प्रोडक्ट पर आपका अधिकार होता है। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया। तो 25 वर्ष तक लगातार आसपास रहने वाले जंगल के उत्पादों पर इकट्ठा कर सकता है, अर्थात जंगल के उत्पादों को रख सकता है। उससे जैसे कि बांस काट करके, बांस जंगल में है तो बांस काट करके उससे वह जो है क्या कहते हैं आपके यहाँ, तसला तुसली जो भी होता है, हमारे यहाँ उसे झउआ दौरी बोलते हैं, वो सब बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सब प्रोडक्ट आप बना करके बेच सकते हैं, उसका सरकार आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जंगल अधिकार कानून 2006 में आया था, 7 में लागू हुआ। और क्या है, 25 वर्ष तक आसपास रहने वाले हर एक व्यक्ति का जंगल के उत्पादों पर अधिकार होता है, जंगल पर अधिकार नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, जो कि आपसे पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र क्या लिखा गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। मैंने इसे पहले भी बताया है, लेकिन आज टॉपिक है, टॉपिक में भी मैं आपको बता देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन क्यों होता है? पर्यावरण के प्रति पहली बार जागरूकता फैलाने के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए पहली बार सम्मेलन होता है 1972 में। उसके बाद इसी सम्मेलन में जो है 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना होती है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है। मित्रों, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में जो है यूएनईपी का मुख्यालय है।
5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। या तो यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, नैरोबी केन्या में है। आगे बात करते हैं मित्रों, इसका उद्देश्य क्या है? तो यूएनईपी का उद्देश्य मात्र यही है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, पर्यावरण के प्रति लोग सचेत हो जाए। जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जो कि इस पर्यावरण कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1972 में हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में बात करते हैं मित्रों। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में होता है। केवल यही ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? तो 1965 में होती है। जिस तरीके से मैंने लिखा है आप इस नोट्स को इसी तरीके से बनाइएगा, थोड़ा सा बेहतर लिखने का प्रयास करिएगा, जिससे अगर मैं कभी आपसे नोट्स मांगूं तो जो आप हमें नोट्स दें वो नोट्स प्रॉपर लिखा होना चाहिए, क्योंकि मैं नोट्स नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं शायद कोई बच्चा अगर बेहतर तरीके से लिख रहा होगा तो मैं कभी अगर आगे नोट्स आपसे मांगूंगा तो आप लोग बेहतर तरीके से नोट्स लिखिएगा। आपका नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा अन्य बच्चों को। ठीक है, तो यह उद्देश्य है कि अच्छा किया जाए लोगों के लिए। स्थापना जो है 1965 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? अर्थात मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक विकास। सार्वभौमिक विकास का मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में कहीं भी कोई भी विकास कार्यक्रम होता है तो यूएनडीपी जो है विकास कार्यक्रम में सहयोग करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में आपने जान लिया। 1965 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, सार्वभौमिक विकास इसका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं मित्रों विश्व वन्य जीव कोष WWF। ठीक है, इसके बारे में मित्रों लगातार मैंने कल भी एक क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि WWF का आप फुल फॉर्म लिखिएगा। तो WWF का जो फुल फॉर्म होता है आप सभी लोगों लिखे थे, लेकिन यहीं तक आप लोगों ने लिखा था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मैं भूल गया हूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कुछ बच्चे यहीं तक लिखे थे, लेकिन ध्यान रखिएगा WWF का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। क्या होगा? फॉर नेचर। अगर फॉर नेचर आगे दिया गया है तो फॉर नेचर ही आपको सही लगाना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय होता मतलब कि फुल फॉर्म होता है और इसकी हिंदी होती है विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है मित्रों, इसकी स्थापना 1962 में होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1962 में होती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वन्य जीवों का संरक्षण करना। वैश्विक लेवल पर जितने भी वन्य जीव पाए जाते हैं उनका संरक्षण करना जो है इसका उद्देश्य होता है। मित्रों इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके प्रतीक के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका चिन्ह क्या होता है। जिस तरीके से भारत का चिन्ह भारतीय चिन्ह के रूप में अशोक का जो है आप समझ रहे हैं, जो चार शेर बैठे हुए हैं वो माना गया है, उसे क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा। मैं उसकी क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं बताता हूँ उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं सर आप आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, तो उसी तरीके से इसका भी एक अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। तो उस चिन्ह में जो है लाल पांडा का जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ है? लाल पांडा का, और इसे हम दैत्याकार पांडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं WWF के बारे में आपने जान लिया। 62 में स्थापना होती है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों रेड डाटा बुक के बारे में। मित्रों रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक क्या है? सबसे पहले तो आपके मन में आता है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो मित्रों बुक लिखा गया है जिसका मतलब है यह एक पुस्तक है। क्या है? यह एक पुस्तक है। एक किसका पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा यह जो है इसमें क्या होता है, इसमें संकटापन्न जीव जंतुओं का जो है प्रवेश कराया जाता है। जो जीव जंतु संकटापन्न संरक्षण, अच्छा जैसे गिद्ध हो गए, बाघ हो गए, ये सभी लोग अगर इनका संरक्षण न किया जाए तो कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएंगे, तो इनका संरक्षण किया जाता है। ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनका संरक्षण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वो जो है लगातार समाप्ति के कगार पर जा रहे होते हैं। तो IUCN के द्वारा ही
रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की एक सूची लगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग IUCN के बारे में जरूर लिखिएगा कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, IUCN की स्थापना। तो अब हम बात करते हैं कुछ जो सम्मेलन हुए हैं, जो कि आपको जो है पूरा ओवरऑल दिमाग में रहना चाहिए। यह सम्मेलन कब कब हुआ था इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले सम्मेलन जो हुआ था पर्यावरण को लेकर के जागरूकता के बारे में, वह हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ था? 1972 में। ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम कहाँ पर स्थित है, तो आप बताइएगा स्टॉकहोम कहाँ पर स्थित है। मैं बता दूं, स्वीडन में स्थित है स्टॉकहोम, अर्थात स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। इसमें जो है पर्यावरण को लेकर के जागरूक होने के लिए 1972 में पहली बार इसका सम्मेलन किया गया था। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर के। आप ध्यान रखिएगा, इसे हम सतत विकास पर पहला सम्मेलन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सतत विकास पर पहला सम्मेलन, सतत विकास पर पहला सम्मेलन कौन सा था, तो यही सम्मेलन था। सतत विकास पर पहला सम्मेलन कौन था? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, अभी आपसे बात करूं तो वर्तमान के समय में भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं, है ना, समाप्त कर दी गई हैं। तो भारत में सतत विकास कार्यक्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? सतत विकास कार्यक्रम। और सतत विकास कार्यक्रम भारत में कब से कब तक लागू हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 2015 से लेकर के 2030 तक 15 वर्षों के लिए सतत विकास कार्यक्रम भारत में लागू किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। तो 2015 से 30 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाएं छोड़ करके सतत विकास कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसे हम SDG बोलते हैं। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अगर बात करें तो 2015 से 30 तक कितने गोल निर्धारित किए गए हैं या कितने टारगेट निर्धारित किए गए हैं, तो 17 टारगेट भारत के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, सतत विकास पर पहला सम्मेलन इसे बोला जाता है। भारत में वर्तमान के समय में पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हैं, सतत विकास कार्यक्रम लागू हुआ है। 2015 से 30 तक सतत विकास कार्यक्रम भारत में चल रहा है। इसमें जो है 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आगे बात करते हैं, 1972 में ही स्टॉकहोम सम्मेलन के माध्यम से ही 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना होती है। इसी वजह से 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे दोहराने का केवल कारण यही है कि यह लगातार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1972 के बाद जो दूसरा सम्मेलन पृथ्वी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह कब होता है? 16 सितंबर 1987 को होता है। किसे लेकर के होता है? तो ओजोन परत संरक्षण को लेकर के होता है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण को लेकर के होता है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताइएगा। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए आवश्यक है। ओजोन परत के लिए इसमें किसको प्रतिबंधित किया गया? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इसमें प्रतिबंधित किया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलते हैं? फ्रिज और AC से निकलते हैं। 16 सितंबर 1987 को यह सम्मेलन हुआ। इसी वजह से हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओजोन की सांद्रता या ओजोन की मिटाई किससे नापी जाती है? डॉप्सन से जो है ओजोन की मोटाई मापी जाती है। आगे बात करें मित्रों, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो इसी मंडल में, समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है। अभी मैंने वायुमंडल नहीं पढ़ाया है, आपको मैं जरूर आगे पढ़ाऊंगा। आगे बात करते हैं मित्रों, पृथ्वी सम्मेलन। क्या है पृथ्वी सम्मेलन? 1987 के बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वह है पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। इस रियो सम्मेलन में, यह रियो सम्मेलन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 1992 में यह रियो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इस रियो सम्मेलन को क्या कहा जाता है? पहला पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। इसी रियो सम्मेलन को पहला पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पहला पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी को लेकर के, पृथ्वी पर बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर के लोग चिंतित हुए और पहली बार पृथ्वी के तमाम सारी समस्याओं के, पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई। अर्थात यूँ कहें तो जितने भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उन सभी पर जो है पहली बार 1992 में खुल करके सभी लोग सामने आए, सभी देश सामने आए। और रियो में जो है, रियो स्थान कहाँ पे है? आप लोग बताए थे। रियो स्थान कहाँ पे है? कहाँ पे है? ब्राज़ील में है ना। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो शहर है, उसी में यह सम्मेलन हुआ था 1992 में। इसे जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी में जो है एजेंडा 21 नाम सामने आया था। एजेंडा 21 आपसे कहा जाता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो रियो सम्मेलन से संबंधित है एजेंडा 21। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, UNFCCC। मित्रों, UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो आप इसे देख लीजिए, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है?
मित्रों इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। क्या है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का मतलब पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक संस्था की स्थापना होती है जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब होती है मित्रों? इसकी UNFCCC की स्थापना जो है 1994 में होती है। कब होती है? 1994 में। इसकी स्थापना जो है 1994 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वान शहर में है। वान शहर कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया। इसका जो मुख्यालय है वान जर्मनी में है। कहाँ पर है? वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इसका किसका? UNFCCC का। इसका मुख्यालय वान जर्मनी में है ना। अगर बात करें मित्रों इसको लेकर के एक बैठक होती है, अर्थात UNFCCC के जो सदस्य हैं वह एक बैठक करते हैं, पर्यावरण को मतलब जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक बैठक करते हैं प्रतिवर्ष, जिसे हम कॉप के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं? COP बोलते हैं। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात पहला जो बैठक हुआ था या कहाँ हुआ, पहला बैठक कब हुआ था? तो स्थापना के 1 वर्ष बाद 1995 में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसकी पहली बैठक जो है जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन शहर में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है मित्रों। अभी बात करें तो वर्तमान के समय में COP 26 का आयोजन हुआ है। COP 26 जो है कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में COP 26 का आयोजन हुआ था, ठीक है, ग्लासगो स्विट्जरलैंड। मित्रों मैंने यहाँ पर बोलने के फ्लो में एक गलती है। यह जो आप COP 26 देख रहे हैं, COP 26 का आयोजन ग्लासगो या स्विट्जरलैंड नहीं है, बल्कि ग्लासगो शहर जो है स्कॉटलैंड में स्थित है। मैं लगातार स्विट्जरलैंड बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो में लगातार अगर स्विट्जरलैंड बोला जा रहा है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा, जिसे हम COP 21 बोलते हैं, ठीक है। COP 21 कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है, 2015 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ठीक है, पेरिस में हुआ था। और पेरिस में जलवायु समझौता जो हुआ था, जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो समझौता हुआ था, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, इस समझौते के तहत एक महत्वपूर्ण संस्था का निर्माण हुआ था। उस महत्वपूर्ण संस्था के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं जो कि आपको सर्च करने पर मजबूर करेंगी, और जब आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ जानकारी होगी। UNFCCC की स्थापना कब होती है? 1994 में होती है। यहाँ पर मैंने लिखा 1994 में इसकी स्थापना होती है। 1994 में इसका मुख्यालय कहाँ है? वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है। स्थापना के बाद इसकी जो बैठक होती है उसे हम COP के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। जो पहली बैठक होती है कहां पे होती है? जर्मनी के ही बर्लिन शहर में होती है, 1995 में होती है। अभी वर्तमान के समय तक 2021 तक 26 COP की बैठकें हो चुकी हैं, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। जो 26वां COP की बैठक हुई थी वो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था। मित्रों COP 27 के बारे में आप लोग बताइएगा, COP 27 की बैठक कहाँ होने वाली है, आप सर्च करके बताइएगा। आगे बात करें मित्रों, COP 21 आपके लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि 2015 में इसका बैठक हुआ था COP 21 का, और कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। पेरिस जलवायु परिवर्तन का जो समझौता हुआ था उसे आप सर्च करिएगा, और सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसके तहत किस संस्था का निर्माण हुआ था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, COP 21, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। क्योटो स्थान कहाँ पे है? तो जापान में है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। क्यों हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर के हुआ था, वैश्विक तापन को लेकर के हुआ था। वैश्विक तापन के कारण आप सभी लोग जानते हैं लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघलने लगेंगे, और वो जब बर्फ पिघलने लगेंगे तो समुद्र के आसपास, समुद्र में जो है वो जल आएगा। जब समुद्र में जल आएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जो तमाम बड़े शहर हैं विश्व के वो समुद्र के किनारे ही स्थित है, धीरे धीरे वो बड़े शहर डूब जाएंगे। इस वजह से लोग परेशान हुए, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर के ज़्यादातर इसमें समझौते हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CO2 जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर आप उसी में गिड़िम कर देते हैं, तो जब मैं लिखता हूं तभी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों जोहान्सबर्ग सम्मेलन। मित्रों जोहान्सबर्ग सम्मेलन 1997 के बाद हुआ था। इस सम्मेलन जो है
2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? तो जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में जो है जोहान्सबर्ग है। आपको यह नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है, बस इतना जानिए जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा जोहान्सबर्ग सम्मेलन में क्या क्या हुआ था, क्योंकि आप कोई यूपीएससी का मेंस तो देने जा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आपको फैक्ट चीज़ें जाननी चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं मित्रों, यहां पर मैंने एक चीज लिख दिया, रियो 20। मित्रों रियो 20 कब हुआ था? रियो 20 जो है, ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, रियो 20 जो है 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। इसे रियो 20 क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन के 20 साल बाद 2012 में, कब हुआ था? 2012 में रियो 20 सम्मेलन हुआ। और यह रियो 20 सम्मेलन 2012 में कहाँ हुआ, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन स्टॉकहोम में, सतत विकास पर पहला सम्मेलन। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण को लेकर के, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन, या इसे रियो सम्मेलन बोलते हैं, यह कब हुआ? 1992 में। और यह पहला पृथ्वी सम्मेलन इसे आप कह सकते हैं नहीं, कहा जाता है। आगे बात करें UNFCCC की, मैंने बात किया, यह क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1994 में, मुख्यालय वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है ना। इसके बैठक जो होते हैं उसे हम कॉप कहते हैं। कॉप 1 की बैठक जर्मनी के ही बर्लिन शहर में हुई थी, है ना। कॉप 26 की बैठक ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हुई थी, जो कि अभी 2021 में हुआ। कॉप 27 की बैठक कहाँ होगी, आपको बताना है। कॉप 21 2015 में जो हुआ था वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेरिस में हुआ था। और पेरिस जलवायु समझौते में क्या हुआ था उसके बारे में आप अगर सर्च करके लिख देंगे तो हमें खुशी होगी। आगे बात करें मित्रों, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्यों हुआ था? ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर के क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। आगे बात करें जोहान्सबर्ग सम्मेलन, तो जो 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, कहां? दक्षिण अफ्रीका में। आगे बात करें मित्रों रियो 20 सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में हुआ था, जिसके बारे में आपको जानना है। फैक्ट चीजें जो थी मैंने आपको बताया, आपके परीक्षा में यही चीजें आएंगी, लेकिन जो जो चीजें मैं प्रश्न चिन्ह के रूप में आपके सामने छोड़ता हूं उस चीजों को आप सर्च किया करिए और सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बताऊं, जीएस पढ़ने और पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका मुझे लगता है यही है कि हम आपको सारी चीजें तो पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें से आपको क्यों और किंतु के 2-3 क्वेश्चन मैं जरूर छोड़ता हूं। हर एक मतलब कि लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन क्यों और किंतु का मैं छोड़ता हूं, है ना। क्यों और किंतु का जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप उस पर सर्च कर लेते हैं, आपका दिन भर आप गूगल चलाते रहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सर्च करिए, उसके बारे में जो कुछ जानकारी आप हासिल करते हैं तो आप उसे लिखिए, क्योंकि अब आपको जो है किताबें नहीं पलटनी है, आपके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। मित्रों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या किया? इस वीडियो में हमने पर्यावरण के 1, 2, 4 महत्वपूर्ण मैंने पर्यावरण की संस्थाएं आपको बताया, जो कि आपके लिए यूपी टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मैंने मतलब कि एक कानून मैंने बताया जो कि आपके लिए भारत वन अधिनियम जो था वो मैंने बताया, और जो पर्यावरण की प्रमुख सम्मेलन थे मैंने उसे रिवीजन करवाया। इस क्लास को मैंने ओवरऑल अच्छे से कन्वर्ट करने का प्रयोग किया, मतलब कि प्रयास किया कि आपके लिए जो आप वीडियो यह देखते हैं, जितने भी मिनट के लिए वीडियो देखते हैं, आपका समय जाया ना जाए और आप बेहतर को और बेहतर बना पाएं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लगातार प्रयास करिए कि आप अपने जीवन में बेहतर कर रहे हैं तो आप उससे भी बेहतर कर जाएं। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लगातार प्रयास से कभी नहीं चूकना है। यह ज़िंदगी है और ज़िंदगी में प्रयास ही प्रयास चलता रहेगा। अंतिम वक्त तक हर एक व्यक्ति को प्रयास ही करना है, और कभी कोई व्यक्ति अपनी मंजिल नहीं पाता है। एक मंजिल पाने के बाद दूसरे मंजिल पाने की लालसा होती है, और यही मानव जाति की एक निशानी होती है, एक चिन्ह होता है। मानव जाति जो होता है वो बुद्धिमान होती है, और बुद्धिमानी की यही देन होती है कि हम एक चीज़ पाते हैं और दूसरे चीज़ को पाने की लालसा करते हैं, और इसी महत्वाकांक्षा में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। अगर हम यह महत्वाकांक्षा न रखें तो हमें यह जीवन नश्वर लगने लगेगा और हम जो है संत योगी हो जाएंगे। ठीक है, तो महत्वाकांक्षा आपके जीवन में भी होगी, सबके जीवन में रहती हैं, है ना। लगातार प्रयास करिए, और फिर से मैं कहूँगा, अगर आप संघर्षों से डरते हैं तो डरना नहीं है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।